नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SP लर्निंग पॉइंट में। इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास की कविता पतंग की व्याख्या करवाने जा रही हूँ और साथ ही प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य भी इस कविता का स्पष्ट किया जाएगा। तो कविता है पतंग और कवि है आलोक धनवा। यह कविता पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं की उमंगों का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है और यह कविता हमें शरद ऋतु के चमकीले सौंदर्य और तितलियों की रंगीन दुनिया के साथ साथ बाल मन की सुलभ चेष्टाओं की भी सैर कराती है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। कवि कहता है कि प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य अब बदलने जा रहा है, परिवर्तित हो गया है। बदलना और परिवर्तित होना एक ही है। तो कवि कहता है कि प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य परिवर्तित होने जा रहा है या परिवर्तित हो गया है। सबसे तेज बौछारें गई, तेज बौछारों वाला भादो मास यानी जो अंधेरे का प्रतीक होता है वह जा चुका है। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और कवि कहता है कि शरद ऋतु का आगमन हो गया, एक नए सवेरे का आगमन हो गया है। पूरा सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो कवि का कहने का अभिप्राय है कि तन मन को भिगो देने वाली तेज बौछारें अब समाप्त हो गई है, भादो मास का अंधकार समाप्त हो गया है और खरगोश की आंखों के समान लालिमा और चमक से सवेरे का आगमन हो गया है। तो आगे कवि कहते हैं, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब कवि कहता है कि शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ। कवि कहता है कि उजाला अर्थात शरद ऋतु अनेक झाड़ियों और बौछारों को पार करते हुए, फूलों का मतलब होता है झाड़ियाँ और बौछारें, अनेक झाड़ियों और बौछारों को पार करते हुए आ चुका है। शरद ऋतु एक नया सवेरा और नया उजाला लेकर उसका आगमन हुआ है। यहाँ पर कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कवि कहता है कि शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल जोर जोर से साइकिल तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से उसकी घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि कहता है कि कवि कहता है कि जो शरद ऋतु है चमकीली साइकिल पर घंटी बजाकर बच्चों के झुंड को विभिन्न तरह के संकेतों के माध्यम से बुला रहा है और वह अपने चमकदार संकेतों और मधुर ध्वनियों से आकाश को भी इतना कोमल बना देता है कि पतंग इस असीम आकाश में ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे पतली, हल्की, रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। कवि आगे कहता है कि कवि यहाँ पर कल्पना करता हुआ कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की, कोमल और रंग बिरंगी वस्तु उड़ सके। और कवि कहता है कि कागज के साथ साथ बांस की पतली कमाने भी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारों की दुनिया की। जब ऐसा होगा तो कोमल जो तितलियां हैं मधुर गुंजार करने लगेंगी। कवि के कहने का भावार्थ ये है यहाँ पे कि जैसे ही पतंगों के उड़ने के साथ साथ बच्चों की इच्छाएं भी उनके साथ साथ उड़ने लगती है और जैसे ही बच्चे खुश होकर, प्रफुल्लित होकर सीटियाँ बजाने लगते हैं, किलकारियाँ मारने लगते हैं, तो इस मोहकता को देखकर उनके मन में अनेक भावनाएं जन्म लेती हैं और बच्चों की इच्छाओं को देखकर वहाँ पर जो प्रकृति का वातावरण है वो एक तरह से खुशनुमा हो जाता है और कोमल तितलियाँ भी मधुर गुंजार करने लगती हैं। आगे देखते हैं दूसरा पद्यांश।
जन्म से ही वे साथ लाते हैं कपास। कवि यहाँ पर बच्चों के बाल मन सुलभ चेष्टाओं यानी बाल मन की इच्छाओं, उनकी चेष्टाओं और क्रियाकलापों का चित्रण इसमें करते हैं। कवि कहते हैं जन्म से ही वे साथ लाते हैं कपास। कपास यानी एक नाजुक चीज़ अर्थात कोमल, उसकी सिमिलैरिटी दिखाई गई है बच्चों के साथ कि जो है बच्चे जन्म से अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से अपने साथ इतनी कोमलता का भाव लेकर आते हैं कि बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी ललायित रहती है। तो जब वे बेसुध होकर छतों को नरम बनाते हुए, छतों को भी नरम यानी कोमल बनाते हुए बेसुध होकर उन पर दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास उनका स्पर्श करने के लिए घूमती हुई उनके पास आती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा, ऐसा लगता है कि जब बच्चे किलकारियाँ मारते हैं, जब सीटियाँ मारते हैं, तो क्या होता है जैसे समस्त दिशाओं में मृदंग होता है नगाड़े कि समस्त दिशाओं में नगाड़े बजने लगते हैं। अर्थात जब बच्चे इस तरह खुश होते हैं तो हर दिशा में प्रसन्नता फैल जाती है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कवि आगे कहते हैं कि जैसे वृक्ष की शाखा होती है कोमल और लचीली, इसी तरह बच्चे एक वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए अपनी मस्ती में डूबकर झूला झूलते हुए दौड़ते हुए चले आते हैं। नेक्स्ट पद्यांश देखिए। यहाँ पर भी जैसा मैंने बताया कि एक पहला जो पद्यांश है उसमें प्रकृति परिवर्तन के साथ साथ बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, और बाकी के जो 3 इसमें पद्यांश है उनमें सभी में बच्चों की इच्छाओं और उनके क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है। तो आगे कहते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहते हैं कि यहाँ पर कवि बच्चों की क्रियाकलापों और उनकी इच्छाओं का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकान की छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते चले जाते हैं, और तो उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही बजाता है। अर्थात उन्हें वहाँ पर कोई बचाने के लिए नहीं होता, अगर कोई होता है तो वो कौन होता है, उनके रोमांचित शरीर का संगीत। मतलब कि जिस काम को करते हुए उनके शरीर में रोमांच भरा रहता है, केवल वो संगीत ही उनको वहाँ खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि के कहने का अभिप्राय है कि कोमल बच्चे अपने इसी रोमांच के सारे खतरनाक स्थानों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो पतंग उड़ रही होती है उसमें केवल एक धागा होता है, महीन धागा। तो कवि कहता है कि बच्चे केवल उसी महीन धागे का सहारा लेकर आकाश में अपनी इच्छाओं के साथ साथ उड़ते रहते हैं। अर्थात जो पतंग का एक धागा होता है, एक महीन धागा होता है, वो बच्चों को खतरनाक जगहों से बचाने के लिए उनका सहयोग देता है। ऐसा लगता है कि वो उसी के सहारे गिरने से बच रहे होते हैं। तो कवि कहते हैं पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि आकाश में जब पतंग उड़ती है तो ऐसा लगता है कि जितनी ऊंचाई में वो पतंग उड़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे बच्चे भी उस पतंगों के साथ साथ अपने सुराखों के सहारे उनके साथ साथ उड़ रहे हैं। रंध्र होते हैं सहारे, तो ऐसा लगता है कि जितनी ऊंचाई में आकाश में पतंग जाती है बच्चों की, तो ऐसा वहाँ प्रतीत होता है जैसे बच्चे भी अपने छिद्रों के सहारे उसके साथ साथ उड़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने बाल मन की जो चेष्टा होती है, जो उनकी इच्छा होती है असीम आकाश में उड़ने की, असीम ऊंचाइयों को छूने की, यहाँ पर उसको प्रदर्शित किया है। आगे कवि कहते हैं नेक्स्ट पद्यांश में कवि कहते हैं अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। कवि कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि वो गिरने वाले होते हैं, गिरने वाले होते हैं और खतरनाक किनारों से गिरते गिरते बच जाते हैं, तो कवि कहता है कि फिर तो बच्चे
निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने कि फिर उनमें निडरता आ जाती है और भी निडरता के साथ सुनहरे सूरज के साथ वो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और कवि कहता है कि इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद जब वो निडरता के साथ सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं तो उनके बाल चेष्टाएं, निडरता और साहस को देखकर पृथ्वी भी उनके बेचैन पांव के पास और तेज गति से घूमने लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि का कहने का भाव है कि जब बच्चे खतरनाक काम करने से बच जाते हैं, यानी किसी खतरे से बच जाते हैं, तो उनमें और भी निडरता भर जाती है और फिर उसी निडरता के साथ वो फिर से इतना ही खतरनाक काम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और इतना ही खतरनाक कार्य करने के लिए चेष्टा करने लगते हैं। तो अब बात करते हैं इस कविता की काव्य सौंदर्य की। तो अगर काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो पहला जो पद्यांश है उसमें प्रकृति परिवर्तन दिखाया गया है, प्रकृति का मानवीकरण दिखाया गया है। कवि ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया है और उसके साथ बच्चों का जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, उनके क्रियाकलाप है, उनका वर्णन किया है। और नेक्स्ट का जो पैराग्राफ है 3 है, उनमें कवि ने कोमल बच्चों के साहस और निडरता का सजीव चित्रण किया है। कविता की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। यहाँ पर अनुप्रास आदि मानवीकरण और इस तरह से कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कोमलकांत पदावली का चित्रण है, प्रसाद गुण है और कविता की शैली भावपूर्ण है और मुक्तक छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो अगर आपको ये कविता पसंद आई, इसकी व्याख्या आपको स्पष्ट हो चुकी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली 12th क्लास की सभी चैप्टर्स और कविताएं मैं इसी तरह से आपको करवा सकूं और आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। धन्यवाद।